हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैम चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है 13 जून की करंट न्यूज़ के ऊपर है। इसके अलावा आज का जो स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश है और आर्टिकल 4 है। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल न्यू है, सो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे फर्स्ट न्यूज़ है आज हमारे वीडियो में। इन राजस्थान एट दौसा सेलिब्रेट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्कीम एज ए गोद भराई सेरेमनी where all the pregnant women come together and they gave them portion kit for the health of their babies. It is the new initiative of celebrating pradhan mantri matru vandana yojana as god bharai. So ये जो न्यूज़ है ये कह रही है कि राजस्थान का एक दौसा शहर है यहाँ जहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाया जाता है। इस गोद भराई समारोह में सभी गर्भवती महिलाएं एक साथ आती हैं और इन सभी गर्भवती महिलाओं को उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक पोषण किट प्रोवाइड की जाती है। इस न्यूज़ को जो जसकौर मीणा हैं इन्होंने ट्वीट किया था, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ दौसा हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो जसकौर मीणा हैं इन्होंने ये भी बताया कि अकेले राजस्थान में इस जो गोद भराई स्कीम है इससे 3.5 लाख जो महिलाएं हैं वो लाभान्वित हो चुकी हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो ये जो है एक न्यू इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को एज ए गोद भराई के रूप में सेलिब्रेट करने का। ठीक है, इससे क्या है कि इससे मातृ वंदना योजना को एक नई ऊर्जा प्रदान हो रही है और साथ साथ माताओं के साथ साथ शिशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है। यहाँ पर अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अभी की डेट में जो गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। ठीक है, और सीएम की बात करते हैं तो सीएम हैं अशोक गहलोत। फॉर्मेशन डे की बात करते हैं राजस्थान की तो 30 मार्च जो है वो है राजस्थान का फॉर्मेशन डे और लार्जेस्ट सिटी जयपुर है और कैपिटल भी जयपुर है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है उस पर आते हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है, नागालैंड इज़ रिच ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर। नागालैंड जो है एक ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर बना है, एक जैविक उत्पादक शहर बना है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, या राज्य बना है। अब जैविक उत्पादक क्या होते हैं, देखिए उत्पादक क्या होते हैं जो हमें खाना प्रोवाइड कराएं। जैसे कि अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो अगर हम उन्हें खा रहे हैं तो वो क्या है, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं तो वो क्या है, उत्पादक है। ऐसे ही जो राजस्थान है वो जैविक उत्पादक बनाए क्योंकि नागालैंड जो है जैविक उत्पादक बनाए क्योंकि नागालैंड में ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका यूज़ किया जाता है कृषि करने में, खाद बनाने में, जिससे कि बाहरी चीज़ों से वहाँ के लोग बचते हैं और नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसलिए जो नागालैंड है वो रिच ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर बना है। इसके अलावा नागालैंड के जो प्रोडक्ट हैं वो ट्रूली डिलाइट हैं। और अगर बात करते हैं इट इज़ ऑल्सो टेस्टामेंट टू द हार्मनी बिटवीन नेचर और कल्चर। इसकी वजह से क्या होता है, ये ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर बन गया और ये इसके जो प्रोडक्ट हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करता है, इससे क्या होता है प्रकृति और संस्कृति के बीच एक सामंजस्य बना रहता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विल डिस्ट्रीब्यूट अबाउट 70,000 अपॉइंटमेंट लेटर टू न्यूली इंडक्टेड recruit on 13 June 2023 at 10:30 AM by video conferencing। तो ये न्यूज़ कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 70,000 मतलब 70,000 नवनियुक्ति वाले अपॉइंटमेंट लेटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 13 जून को 10:30 बजे। ठीक है, और ये जो नवनियुक्ति हुई हैं, ये जो 17,000 जो भर्तियां हुई हैं ये किसके थ्रू हुई हैं, रोज़गार मेला के थ्रू हुई है। और ये जो रोज़गार मेला की बात करते हैं तो ये जो नियुक्तियां जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं ये 43 लोकेशन में ऑल ओवर इंडिया 43 लोकेशन पे ये रोज़गार मेला लगाया गया था, जिसमें यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है, और स्टेट वगैरह सभी शामिल थे। और भी इसमें थोड़ी कुछ बात दी हुई है वो आप पढ़ सकते हैं आगे के लिए भी। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आती है
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट। हाँ, नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड के अभी करंट के जो सीएम है नागालैंड के नीपिहू। एक मिनट, नागालैंड के जो सीएम है ये है नीपिहू रियो, ठीक है। और अगर यहाँ पर इनकी बात करते हैं गवर्नर की, तो गणेशन जो हैं ये यहाँ के गवर्नर हैं एट प्रेजेंट। अब बात आती है थर्ड न्यूज़ में, जहाँ पर बात की जा रही है फोर्थ न्यूज़ की, सॉरी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड एज ए 130 million loan on Thursday to increase agriculture productivity, improve access to irrigation and promote horticulture agri-business to raise farmer income in the test of हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भारत सरकार और एशियाई बैंक ने गुरुवार को मीन्स 8 जून को हिमाचल प्रदेश राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, इसके साथ साथ सिंचाई सुविधा को सुधार करने के लिए और बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, मतलब साइन किए हैं। अगर एडीबी की बात करते हैं तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस। इसके अलावा इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था वो था 1966, मतलब 1966। यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मिस्टर रजत कुमार मिश्रा और एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टक्कोई कॉनिस कंट्री डायरेक्टर ऑफ एडीबी, मतलब टक्कोई कॉनिस और रजत कुमार मिश्रा ने, भारत की तरफ से रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की तरफ से टक्कोई कॉनिस ने इस जो ऋण ये जो था आप बोल सकते हैं कि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए इन दोनों ने मिलके, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि ये जो प्रोजेक्ट है इंटरवेंस विल हेल्प इंक्रीज द इनकम, बढ़ाएगा जो किसान है, रेसिलेंस ऑफ इफेक्ट द क्लाइमेट चेंज पे भी एटलीस्ट बात करेगा। इसके अलावा जो मेन जो यहाँ पे इस स्कीम के अंतर्गत 7 डिस्ट्रिक्ट हुए हैं इंक्लूड जो हुए हैं, ये मेन जो डिस्ट्रिक्ट इसमें ऋण समझौते जो किया गया इसमें मेन जो डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड है वो है बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मांडी, सिरमौर, सोलन एंड ऊना। अब इन्हीं को क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि दीज हाउस होल्ड हैव स्टॉप फार्मिंग। यहाँ पर क्या हुआ है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी अलग अलग तरह की वजह से ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें किसानों ने या तो खेती बिल्कुल बंद कर दी है या थोड़ा बहुत ही कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर उनकी खेती को अगर कोई स्ट्रे एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल जो है नुकसान पहुंचाते हैं उसकी वजह से, मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम की वजह से इन 7 डिस्ट्रिक्ट के जो किसान हैं उन्होंने अपनी जो खेती है उसको एकदम से स्टॉप कर दिया या थोड़ी बहुत कर रहे हैं। तो यहीं पे इन किसानों की किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, ये उपज बढ़ाने के लिए, इनको कृषि के लिए प्रेरित करने के लिए ही इस समझौते पे साइन किए गए हैं। अब बात आती है नेक्स्ट न्यूज़ की। यहाँ पर बताया जा रहा है कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिलीज 3rd इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेट गवर्नमेंट अमाउंटिंग टू 1,18,280 करोड़ ऑन 12th June 2023 एज अगेंस्ट नॉर्मल मंथली डिवोल्यूशन ऑफ 59,140 करोड़। तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ है ये क्या बोल रही है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 59,140 करोड़ के सामान्य मासिक हस्ताक्षर की तुलना में 12 जून 2023 को 1,18,280 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मीन्स गवर्नमेंट को देना कितना था 59,140 करोड़, लेकिन इसकी तुलना में गवर्नमेंट ने कितना दिया है 1,80,028 करोड़। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12 जून को 59,140 करोड़ की जगह 1,80,280 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए हुए हैं। इससे क्या होगा, राज्यों को
जून 2023 में देय नियमित किस्त के अलावा एक अग्रिम किस्त भी जारी की जा रही है ताकि वे अपने पूंजीगत व्यय में तेजी ला सकें, अपने विकास कल्याण से संबंधित व्यय का पोषण कर सकें और प्राथमिकता वाली परियोजनाओं योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध करा सकें। यहाँ पे ये पूरी लिस्ट दी हुई है कि किस किस गवर्नमेंट को कितना कितना पैसा दिया हुआ है, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिस्ट में से सब कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 6, देयर आर सम मीडिया रिपोर्ट्स। अभी देखो कुछ दिन पहले क्या हुआ है कि जो कोविड तो चल ही रहा है कहीं कहीं पे, तो वहाँ पर क्या किया जा रहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं ये ब्लेम कर रही हैं कि जो कोविड का जो डाटा है, जो कोविन पे जो पोर्टल पे जो डाटा पड़ा हुआ है, ये क्या हुआ है, ये इसे बोल सकते हैं कि ये जो है ऐसे हो गया, फैल गया या स्प्रेड हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि लोगों में एक तरीके से उनका डाटा जो है हैक हो रहा है। कोविड ऐप से क्या हो रहा है, जो कोविन ऐप है उससे लोगों का डाटा चुराया जा रहा है और चुराने से उनके पूरी जो इन्फॉर्मेशन है कोविन ऐप से वो लेके उसका गलत उपयोग किया जा रहा है। ये कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ने बोला है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्लियर करने के लिए बहुत ही स्पष्ट जवाब दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और कोविन ऐप जो है वो बिना OTP नंबर के ओपन ही नहीं होता। तो ये मतलब बात ही नहीं उठती है कि भाई ये कोविन ऐप जो है यहाँ से डाटा चुराया जा रहा है। फिर भी हमारी जो गवर्नमेंट है उसने जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अगर कोविन की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविन ऐप को विकसित किया था और इसका पूरा जिम्मा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के ऊपर ही है। ठीक है, डिपार्टमेंट के ऊपर है। इसको चीज़ को फिर भी क्लैरिफाई करने के लिए जिन लोगों ने ये बोला है कि भाई कोविन ऐप से डाटा चुराया जा रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने किया है ये कि यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, जिसको शॉर्ट में CRT इन से डेटा उल्लंघन के इस मुद्दे को देखने के लिए इससे रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि इस चीज़ को पूरी तरह से देखिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और किसने इस कोविन ऐप के बारे में इस तरीके से न्यूज़ फैलाई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं, ये यहाँ पर मैंने ये 3, अगर कोविन ऐप की बात करते हैं तो कोविन ऐप को यहाँ पर गवर्नमेंट ने बताया कि अगर कोई भी ऐप खोलना है कोविन ऐप वगैरह तो ये 3 प्रोसेस इसमें लगते हैं, उसके बाद ही इस ऐप को आप एक्सेस कर पाएंगे। और जब ऐसी चीज़ें हैं तो बिना मतलब कोविन ऐप जो है जब तक सही नहीं चूज़ करता पर्सन को, तब तक वो किसी को डाटा लीक नहीं कर सकता। अगर मेरा डाटा है तो मेरा डाटा मैं ही ओपन कर सकती हूँ, अदर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये पूरी न्यूज़ जो है इसी बात के ऊपर है, जो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक न्यूज़ आती है, द थर्ड मीटिंग ऑफ G20 DEWG started today with inauguration of Global DPI Summit and Global DPI Exhibition। तो ये जो टुडे की बात है ये 12 जून की बात हो रही है। द थर्ड मीटिंग ऑफ G20 DEWG का जो तीसरी बैठक है आज वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना शिखर सम्मेलन और वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ साथ शुरू हुई है। इस बैठक का जो उद्घाटन है वो श्री राजीव चंद्रशेखर जी ने, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो हमारे केंद्रीय ये जो श्री राज चंद्रशेखर हैं ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना उद्यमिता राज्य मंत्री हैं और कौशल विकास उद्यमिता के भी राज्य मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने किया है किसके साथ में, 9 देशों अर्थात 9 देश हैं, 9 देशों की प्रेजेंस में। अब वो जो 9 देश हैं वो कौन कौन से, सुरीनाम, अर्मेनिया, सिएरा लियोन, तंजानिया, एंटीगुआ, बारबूडा, केन्या, श्रीलंका, मालवा और त्रिनाद और टबेगो। इन 9 देशों की प्रेजेंस में जो ये हैं हमारे राजीव चंद्रशेखर जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसके अलावा श्री राज चंद्रशेखर ने कहा कि भारत ने 3 देशों अर्मेनिया, सिएरा लियोन और सूरीनाम के साथ भारत स्टैक यानी जनसांख्यिकी पैमाने पर किए जा रहे सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
इस शिखर सम्मेलन के विषय में निम्नलिखित हैं। इनमें से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का अवलोकन नंबर 1, लोगों को सशक्त बनाने की डिजिटल पहचान नंबर 2। मतलब इस विषय में जो चर्चा के ये जो समारोह है इसमें चर्चा के विषय हैं कुछ ये, जिसमें से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI, इसके अलावा लोगों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल पहचान, नेक्स्ट है डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन प्रणालियों और विनियों के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। ये सारे के सारे जो हैं ये जो समारोह हुआ है इसकी चर्चा के विषय हैं। नेक्स्ट आता है यूनियन अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 है। इसके अंतर्गत इनिशिएटिव आर टेकन टू एंश्योर क्लीन एंड वेस्ट फ्री एनवायरनमेंट फॉर द अमरनाथ यात्रीज। अब देखो आप सभी लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ी जुलाई अगस्त के समय अमरनाथ यात्री जो है अमरनाथ गुफा को मतलब देखने के लिए या अमरनाथ यात्रा होती है, ठीक है। तो इसी में जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2, इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि अमरनाथ यात्रियों के लिए एक स्वच्छ और अपशिष्ट मुक्त माहौल सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंदर स्वच्छता की पहल की जा रही है। इसमें साफ सफाई की सुविधा और स्वच्छता तथा एक जिम्मेदार अपशिष्ट निपटान के साथ साथ मजबूत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ लागू की जाएंगी। इन उपायों से अमरनाथ यात्राओं के स्वच्छता मानकों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। इससे यह यात्रा पर्यावरण के प्रति जागरूकता तीर्थ यात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी या हो रही है। तो ये जो पूरा स्वच्छता मिशन चल रहा है ये किसके अंतर्गत चल रहा है? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बोल रही है कि द SAI 120 समिट अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी बिगिन इन गोवा 12 जून 23। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एज द चेयर ऑफ द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट 20 साई एंगेजमेंट ग्रुप लेड टू द डेलीब्रेशन। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान G20, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल रहे हैं SAI 20, ठीक है, शिखर सम्मेलन का आयोजन 12 जून को गोवा में किया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान G20 एंगेजमेंट ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में विचार विमर्श का नेतृत्व किया। इस शिखर सम्मेलन में ये जो गोवा में जो शिखर सम्मेलन हुआ है साई 120, इसमें ब्लू इकोनॉमी को और जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के बारे में प्राथमिकता तय की गई हैं। और साई की बात करते हैं तो साई देशों के बीच सहयोग और ज्ञान साझा प्रोत्साहित किया गया है। जी शेरप्पा अमिताभ कांत ने शासन और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए साई 20 की स्थापना की सराहना की हुई है। अब साई कंट्री की बात करते हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। ब्लू इकोनॉमी में हमारे फिशवेरा पे आ जाता है, तो ये हमारा अलग एक्वा फिशवेरा ये सारे हमारे ब्लू इकोनॉमी में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं 10वीं न्यूज़ है, ये बता रही है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड MOSPMO पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस पेंशन एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, मतलब कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं जो कि किस के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इसके अलावा MOSPMO पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस के भी हैं और एटॉमिक एनर्जी और स्पेस के भी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने कहा है कि जो उधमपुर है, उधमपुर का जो डोडा कठुआ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है ये मोस्ट डेवलप कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में उभर के आई है। 550 पार्लियामेंट्री बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री। अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में 550 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। इनमें से ये जो उधमपुर की डोडा कठुआ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है ये क्या हुई है, एक डेवलप कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में उभर के आई है, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या है ये भी बात कर लेते हैं। उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ द ओनली
ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर क्या है, इंडिया हैविंग 3 मेडिकल कॉलेज हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर विद बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पर जो है स्टेट टू आर्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो जानने वाली बात है वो क्या है, पर्पल रेवोल्यूशन में इसने जो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ है राजस्थान की, इसने उधमपुर में जो आती है, यहाँ पे इसने पर्पल रेवोल्यूशन में इंडिया में आउट ऑफ इंडिया भी अपना एक जगह बनाई है। इसके बाद बात आते हैं द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। इसके अलावा यहाँ पर डोडा में हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी प्रेजेंट है, जिसकी हाइट किसकी जैसी है, एफिल टावर जैसी। और साथ के साथ यहाँ पर डोडा में श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल भी है, जो कि लॉन्गेस्ट रोड टनल है पूरे संसार में। ठीक है, इसके बाद डोडा की बात करते हैं तो डोडा में वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम कटरा टू दिल्ली, द नॉर्थ इंडिया फर्स्ट एवर केबल स्टेट ब्रिज अटल सेतु, जम्मू कश्मीर फर्स्ट इंटर स्टेट ब्रिज एट कैरियन गांडियाल, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर फ्रॉम दिल्ली टू कटरा कठुआ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर द न्यू नेशनल हाईवे फ्रॉम लखनपुर बनी बसौली डोडा बाई छत्तरगला टनल भी प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसकी डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हैज़ स्टूड नंबर 1। यहाँ पर ये जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है ये नंबर 1 है इन टर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ये जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है ये जो है रोड कंस्ट्रक्शन में ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 स्थान पर है। और वो भी अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़। आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 4 की बात करते हैं। तो देखिए हमारा आर्टिकल 4 क्या बोलता है। अभी तक हमने जो आर्टिकल पढ़े थे नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, जिसमें यूनियन पढ़ा था, स्टेट पढ़ा था, ठीक है, इसके बाद राज्यों के बनने और राज्यों के तोड़ने वाली चीज़ें हमने पढ़ी थी, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 1 इनमें। अब ये आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अगर 2 या 3 यहाँ पर जैसे बताया गया कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के पहली अनुसूची और चौथी, यदि 2 या 3 वाले आर्टिकल में चेंज हो रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या होगा, 1 नंबर सूची को मतलब शेड्यूल 1 को और शेड्यूल 4 को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर 2 या आर्टिकल 2 या मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में चेंज कर रहे हैं तो ये सिंपल मेजॉरिटी से ये चेंज हो जाएंगे। आर्टिकल 2 क्या बताता है, किसी भी स्टेट का मिलाना, किसी भी स्टेट को मिलाना। और आर्टिकल 3 में क्या है, अगर हमें किसी भी राज्य से कोई भी स्टेट को हटाना है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हमें आर्टिकल 2 या 3 में चेंज करने हैं तो ये सिंपल मेजॉरिटी से आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन शर्त ये रहेगी कि सिंपल मेजॉरिटी में अगर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 2 में आर्टिकल 2 या 3 में चेंज कर रहे हैं तो हमें शेड्यूल 1 में अनुसूची 1 और 4 को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम अनुसूची आर्टिकल 2 और 3 को चेंज कर रहे हैं तो हम अनुसूची 1 और 4 को चेंज करके बड़े सिंपल मेजॉरिटी से काम कर सकते हैं। और यहाँ पे राष्ट्रपति जी जो हैं वो भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई भी स्टेट फॉर्म करते हैं, अगर आपने सुना हो कि मेजॉरिटी चाहिए होती है हर किसी भी स्टेट को, अगर कोई भी काम हो रहा है तो वो क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है कि अगर 50%, अगर मानिए कि 100 कैंडिडेट हैं पार्लियामेंट में, अगर 50% भी इसमें मेजॉरिटी कर देते हैं, 50% लोग भी एग्री हो जाते हैं तो कोई भी मतलब विधेयक या कोई भी अधिनियम पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर 70%, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है कि 50% लोग, और वहाँ पर भी क्या होगा कि किसी भी परमिशन की नीड नहीं होगी सिंपल मेजॉरिटी में। लेकिन एक मेजॉरिटी वो होती है अमेंडमेंट के समय की सिंपल मेजॉरिटी से
उठ के कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर चाहिए होते हैं, मानिए 75 से 80% मेंबर चाहिए होते हैं, जब वो लोग एग्री होंगे और उसके बाद राष्ट्रपति जी उस पर साइन करेंगे तभी कोई अधिनियम में चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 4 क्या बोल रहा है कि अगर आर्टिकल 2 या 3 में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हमने आर्टिकल 1 अनुसूची शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 को चेंज कर लिया तो हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं होगी। और ऐसा जो राष्ट्रपति की आवश्यकता वो होती है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? आर्टिकल 368 के अंतर्गत। जब कोई भी अमेंडमेंट बनता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति जी आर्टिकल 368 के अंतर्गत अपनी परमिशन दे दें, तभी हम उस अमेंडमेंट को आगे बढ़ा पाते हैं। लेकिन आर्टिकल 4 क्या बोल रहा है कि अगर हम आर्टिकल 2 या 3 में चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर हम क्या कर दें कि अनुसूची 1 और 4 को लेकर चेंज करते हैं तो हमें कोई भी राष्ट्रपति की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल मेजॉरिटी से, मतलब अगर 50% पार्लियामेंट मेंबर एग्री हो जाते हैं तो हम इस काम को कोई भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही जब भी आर्टिकल 2 या 3 में चेंज करेंगे आर्टिकल 4 के अंतर्गत, तो हम आर्टिकल 2 या 3 में चेंज कर रहे हैं तो अनुसूची 1 और 4 को चेंज करते हुए हम राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर देंगे, जहां पर कि राष्ट्रपति कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे और बड़े सिंपल तरीके से अमेंडमेंट हो पाएगा सिंपल मेजॉरिटी से। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और प्रमाणिक विषयों को उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। इंग्लिश में बात करते हैं, इट सेड दैट लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 विल कंटेन सच प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल and the fourth schedule necessary to provide effect to the provision of law and may also contain such supplement incidental and consequently provision at the parliamentary may deem necessary। दूसरी बात ये आर्टिकल 4 में कह रहा है, no such law as aforesaid shall be deemed to be the amendment to of this constitution for the purpose of article 368। अगर आर्टिकल अलाउ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इन द फर्स्ट शेड्यूल, अब क्या हो रहा है कि अगर मानिए कि आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट को मिलाना है, अगर फर्स्ट जो आर्टिकल है वो क्या बता रहा है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बारे में बता रहा है, तो ऑब्वियसली अगर हमें किसी स्टेट को बनाना है तो हमें कहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे? आर्टिकल 1 में चेंज करने पड़ेंगे, आर्टिकल 2 में, और फिर इसके अलावा हमें कहाँ पे यूनियन टेरिटरीज बनानी है तो उसके लिए भी हमें आर्टिकल 1 और शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 को छेड़ना पड़ेगा। तो अगर हम आर्टिकल 2 और 3 के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट को बना रहे हैं या तोड़ रहे हैं तो और उसके अकॉर्डिंग अगर हम शेड्यूल में चेंज कर देते हैं, शेड्यूल नंबर 1 और 4 में चेंज कर देते हैं तो हम उसको बड़े सिंपल मेजॉरिटी से बना सकते हैं। ये आर्टिकल 4 कहता है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ ऐसे हो गया हो तो प्लीज़ सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा और करेक्ट करके कैसे बोल सकती हूँ, मैं आगे प्रैक्टिस ज़रूर करूँगी। देन आता है हमारा स्टेट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अभी की डेट में हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, कैपिटल है शिमला, लार्जेस्ट सिटी भी शिमला है। फॉर्मेशन डे की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की तो 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1 नवंबर 1956 इसका फॉर्मेशन डे है। स्टेटहुड डे की बात करते हैं तो 25 जनवरी है। यहाँ के जो CMM है चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर जो है वो है शिव प्रताप शुक्ला। टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 12, लोकसभा सीटें 4, राज्यसभा सीटें 3। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, इसके अलावा यहाँ पर अदर लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है, इंग्लिश और पहाड़ी। स्टेट एनिमल है यहाँ पे स्नो लियोपार्ड, स्टेट बर्ड है वेस्टर्न ट्रैगोपान, स्टेट ट्री है देवदार। स्टेट फ्लावर की बात करते हैं तो पिंक रोडोडेंड्रॉन यहाँ का स्टेट फ्लावर है। सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो 1000 पे 974, ठीक है, 974 लड़कियां और 1000 लड़के पे 974 लड़कियां हैं, तो जो फीमेल रेशियो है अभी कम है यहाँ पे। लिटरेसी रेट जो है यहाँ का 82.8% है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो किब्बी, गोविंद सागर, धौलाधर, चाली, कुगती ये फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो खीर गंगा और ग्रेट हिमालयन यहाँ के नेशनल पार्क हैं। इसके बाद बात करते हैं फोक डांस की। फोक डांस की बात करते हैं तो
यहाँ पर आएगा रक्षहासा डेमन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कायांग, बाकियांग, बहाचू, जातारू कायांग, चोहारा, सहंद, साबलू, लांग, डारमा, नाती, झंझूर, झूर, गी एंड रासा यहाँ के फोक डांस है, जिसमें नाती जो है फेमस फोक डांस है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट लेक्स की बात करते हैं। लेक्स है यहाँ पे चंद्रताल लेक है, डल लेक है, गोविंद सागर लेक है, खंजर लेक है, मणि महेश लेक है, नाको लेक है, प्राचार लेक है और रेणुका लेक है, ठीक है। यहाँ पर अगर रिजर्वायर की बात करते हैं तो एज ए रिजर्वायर महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर है, पंडो लेक है, गोविंद सागर एंड चमेरा डैम ये रिजर्वायर की तरह से काम आते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर लेंथ की बात करते हैं तो इंटरनेशनल जो मतलब अदर कंट्री भारत के अलावा ये अलग भारत के स्टेट के अलावा ये अदर जो आउट ऑफ इंडिया मतलब आउट ऑफ भारत जो कंट्री से जुड़ा हुआ है उसके साथ जो बाउंड्री शेयर कर रहा है वो है 345 किलोमीटर। बॉर्डर स्टेट की बात करते हैं कि कौन कौन से बॉर्डर मतलब कौन कौन से राज्य हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो वो है जम्मू कश्मीर नॉर्थ साइड पे। अगर यहाँ पर दिखाई दे जाता है तो मैं बताती हूँ। देखिए जम्मू कश्मीर जो है ये नॉर्थ साइड पे प्रेजेंट होगा। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब जो है साउथ वेस्ट पे प्रेजेंट होगा। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा जो है ये साउथ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उत्तराखंड ऑल्सो साउथ की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। अगर बॉर्डर कंट्री की बात करते हैं अदर कंट्री की जो कि आउट ऑफ इंडिया है, तो बॉर्डर ये शेयर करता है आउट ऑफ इंडिया चाइना ऑन ईस्ट साइड से। जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो किसकी बॉर्डरी शेयर कर रहा है, चाइना की। नेक्स्ट बात आती है स्कीम ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश की वो कौन कौन सी हैं, तो स्कीम है इसकी, और हाँ इसके अलावा उत्तर प्रदेश को भी इसकी बाउंड्री हरियाणा की शेयर होती है और वो भी साउथ की तरफ, जो कि मैं यहाँ पर भूल गई हूँ, सॉरी। इसके अलावा स्कीम की बात करते हैं तो स्कीम में आते हैं 2023 की स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना, देवभूमि दर्शन योजना, मेधा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, सहारा योजना एंड अनुभव योजना। तो ये थी आज की न्यूज़ और कैपिटल। अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आने वाले समय में और अच्छा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगी और अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँगी। थैंक यू।